नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 3 चरणों में चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है। लोकसभा 2024 में पहले 2 चरणों में 190 सीट और कल, यानी कि जो कल बीता है 7 मई, तब 93 सीटों पर वोट डाल दिए गए हैं। अब कुल 283 सीटों पर जो भी कैंडिडेट हैं, उनके भविष्य और राजनीतिक दलों के भविष्य भी ईवीएम मशीन में कैद हो चुके हैं। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। जो वोट का ट्रेंड रहा है वो बहुत कंफर्ट नहीं रह पाया है। खासकर पहले 2 चरणों में वोट का प्रतिशत गिर गया था बहुत जम के। हालांकि बाद में पहली बार हमने देखा, बहुत लंबे अरसे से हम जर्नलिज्म में हैं, देखा कि 11 दिन बाद पहले चरण का फाइनल डेटा आया और फाइनल डेटा में 6% के लगभग उछाल वोटिंग परसेंटेज में आया। इसके बाद ऐसे ही दूसरे चरण का जो वोट डला था उसमें भी 4 दिनों के बाद फाइनल फिगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया। 4% के लगभग वोट का उछाल उसमें भी हुआ और ये पूरा का पूरा मामला मसला कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है और इसकी मीमांसा सतत हो रही है। अभी जो कल 93 सीटों पर वोट डाले गए हैं उनमें 78 सीटें बीजेपी और उनके अलायंस के पास पिछले 2019 के चुनाव में थी। 71 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और अभी जो कल वोटिंग हुआ है उस वोटिंग में भी कुछ राज्य ऐसे रहे हैं जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में बहुत शानदार ढंग से विजय श्री हासिल करने में अपने अलायंस के साथ सफल हुई थी, वहां वोट का प्रतिशत कम हुआ है। यदि हम देखें तो महाराष्ट्र में 9% की गिरावट वोटिंग में आई। गुजरात जहां 5%, जो मोदी और शाह का गढ़ है, राज्य है, वहां भी कम हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी जो 3 चरण है उन 3 चरणों में साफ प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, उसके घटक दल फंसे हुए हैं, मुश्किलों में है, कठिनाइयां बढ़ी हुई हैं। अभी 4 चरणों के चुनाव और होना है और इस बार नारा तो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का दे रखा है। प्रधानमंत्री जी बहुत पहले से ताल ठोक रहे थे 400 पार, 400 पार, और अपनी दम पर भारतीय जनता पार्टी 377 या उसके पार नारा शुरू में बहुत तीव्र गति से वे लगा रहे थे, लेकिन बाद में इस नारे में जो उनका सुर था, गति थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। हालांकि अभी भी चाहे वो मोदी जी हों या उनके पार्टनर्स, उनके दल के लोग, वो कह रहे हैं कि हम कंफर्ट तरीके से 400 पार पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे ये कोई निकलकर स्पष्ट तौर पर आता नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो 3 चरणों के चुनाव हैं, प्रत्येक क्षेत्र में कठिनाइयां साफ दिख रही हैं, सीटें कम होती नजर आ रही। कैसे बढ़ेंगी, क्या बढ़ेंगी, ये तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब मालूम होगा। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत अहम राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं और वहां विधानसभा की 147 सीटें हैं। दोनों ही के लिए चुनाव हो रहा है और अभी जो अगला चरण 13 मई है, चौथा चरण, 13 मई से लेकर 1 जून तक जो बाकी बचे 4 चरण हैं, उनमें 21 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उड़ीसा में, वहां वोट डाले जाने हैं। और जमकर पसीना प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, जेपी नड्डा जी और पूरे का पूरा दल बहा रहा है। दरअसल उम्मीद यह की जा रही है भारतीय जनता पार्टी या उसके पैरोकार रणनीतिकारों की ओर से कि यदि कहीं कोई डेंट पड़ता है, अब तो क्योंकि विश्लेषक, चिंतक या जो भी चुनाव के जानकार लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी 272 का करिश्माई आंकड़ा भी छू नहीं पाएगी। और यदि हम इंडिया अलायंस की बात करें, उसके जो नेतागण हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या और भी जो नेता हैं, सभी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 150 से 200 के बीच रुक जाएगा। तो नतीजे तो 4 जून को आना है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उड़ीसा एक बहुत अहम राज्य है जहां 21 सीटें, और 21 सीटों में 2019 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां हासिल की थी। और अभी जब चुनाव की शुरुआत हो रही थी तो ये कहा गया था, कोशिश की गई थी कि वहां जो बीजेडी है उससे हाथ मिला लिया जाए, प्रयास हुए थे, लेकिन बात
बन नहीं पाई। बीजेपी ने कहा था कि बड़े भाई की भूमिका में आ पाई है, लेकिन सीटों का कहीं तालमेल और बाकी और भी जो तमाम उसके पीछे के खेल होते हैं वो सब शायद परवान नहीं चढ़ पाए। तो अब जैसा हम कह रहे हैं कि उड़ीसा एक बहुत अहम राज्य है और वहां अब जो बैटल है वो फाइनली वोट का चरण या वोट का जो डालने का क्रम है वो नजदीक है। तो हम इसी को डिकोड करने के लिए, इसी में किसी के बारे में जानने के लिए चलेंगे, सीधे उड़ीसा चलेंगे। और उड़ीसा में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान सत्य नायक साहब जुड़ गए हैं। सत्य नायक साहब, एक तो बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमें पता चला कि आप हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल में रहते हुए आप हमें समय दे रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और मैं आगे बढ़ने के पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सत्य नायक जी जो हैं ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 3 दशकों से ये उड़ीसा में और अन्य जो उनका क्षेत्र है वहां वो सक्रिय रहे हैं। साथ साथ उनका जो पहचान है वो जी उड़िया के चीफ रहे हैं, न्यूज 18 उड़िया के चीफ रहे हैं, अलग अलग देश के नामी ग्रामी चैनलों, देश के नामी ग्रामी समाचार पत्रों में आपको बहुत, आपकी रिपोर्ट्स को सराहा जाता है, आपकी रिपोर्ट्स को बड़ी गंभीरता से पढ़ा जाता है और आपका जो विश्लेषण है बड़ा सटायर होता है। ये आपके जो पाठक गण हैं, आपके जो दर्शक गण हैं, वो सदैव इस बात की तस्दीक करते हैं। और जो सत्य नायक साहब हैं अभी फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर उड़ीसा में सक्रिय हैं। तो नायक साहब, मैं शुरुआत आपसे यही करना चाहूंगा कि जो चौथे चरण से जो वोटिंग का चरण है चौथा, उसकी शुरुआत होने वाली है, क्या दृश्य उड़ीसा में बनता दिख रहा है? क्योंकि बहुत जमकर पसीना प्रधानमंत्री जी बहा रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, क्या आपको दिखलाई पड़ रहा है एज ए विश्लेषक और बहुत सुधी जर्नलिस्ट के नाते? सत्य जी नायक जी। संजीव जी, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उड़ीसा बहुत ही रोचक और बहुत ही एम्बिशियस प्लेस है। वो इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जहां जहां वो अपना जो सीटें खोएंगे, वो उम्मीद करते हैं कि कुछ यहाँ उड़ीसा से वो मेकअप करेंगे। उनकी एम्बिशन की वजह यह है संजीव जी कि अगर 2014 की बात करते हैं, थोड़ा पीछे और जाते हैं, तो 21 सीटों में से भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी और बीजू जनता दल को 20 सीट मिली थी। तो अगर 19 में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली और बीजू जनता दल को 12 सीटें मिली। अगर आप जो स्विंग को देखेंगे, करीब 17%, 16.9% जो वोट है, ये बीजेपी को रातों रात मिला था, विच इज अनप्रेसिडेंटेड बीजेपी के लिए। तो बीजेपी डेफिनेटली इज एक्सट्रीमली एम्बिशियस और पॉजिटिव है कि कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब, अगर इसका आप देखेंगे क्या है, जो इलेक्शन देखेंगे, पिछले 2 महीनों में नरेंद्र मोदी जी 3 बार उड़ीसा आ चुके हैं, कनिमा जी, और एक दिन के बाद फिर से उड़ीसा आ रहे हैं रोड शो करने के लिए। 2 दिन पहले उड़ीसा में थे और एक हफ्ते में 2 बार वो आ रहे हैं। आज राजनाथ सिंह उड़ीसा में कैंपेनिंग कर रहे हैं, नड्डा जी 2 बार आके जा चुके, अमित शाह जी आके जा चुके, फिर वो आ रहे हैं 2 दिन के बाद। हेमंत विश्वास, विप्लव देव, जो भी इनके बड़े बड़े लीडर्स, ये सब अभी उड़ीसा के लिए उनकी नजर है। और हाल ही में जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, वो भी आए थे, वो भी मिलके गए। तो संजीव जी, अगर पिछले 24 सालों में नवीन पटनायक या बीजू जनता दल की अगर पूरा कैरियर देखेंगे, तो कुछ 8-9 साल तो साथ में थे, लेकिन तब से लेकर आज तक अगर बीजू जनता दल पहली बार कहीं से वो, इनके मन में वो भय और थ्रेट की सत्ता शायद जा सकता है, सत्ता को आपत्ता है, सत्ता के लिए थ्रेट है, तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आप जो सही बोले कि ये तो पहले दोनों में वो था, क्योंकि उनका जो 400 पार का जो स्लोगन चल रहा था, उनको पता है कि 400 पार कैसे नहीं आएगा, वो कितना मुश्किल है। लेकिन उनको भी वही डर था कि इनके पास से, हाथ से उनके पैरों की जमीन आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बीइंग द मेन ऑपोजिशन, दे वर ऑलमोस्ट एग्रीड टू गो फॉर अलायंस। और बीजू जनता दल जो कि यहाँ सत्ता में है, तो वो भी राजी हो गए। तो उनको भी पता है कि हमारा भी हाल खराब होता जा रहा है, तो इसलिए दे वर एक्सट्रीमली क्लोज। ऑलमोस्ट हो गया था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अभी जो नहीं हुआ होने की बात, अगर आप जमीनी स्थिति को देखेंगे, ये तो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट जबरदस्त है उड़ीसा में। नवीन पटनायक और बीजू जनता दल के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। लेकिन आप पूछ सकते हैं, अगर आक्रोश है, ये तो पहली बार नहीं है, पिछले स्थायी था, तो क्यों ये नवीन पटनायक जी बार बार बड़े संख्या में
एकदम बड़े आंकड़े में इनकी क्यों ये हर बार चुनाव में इनकी विजय होती है। तो इसका ये मतलब है ही इज अ वेरी एस्ट्यूट एंड क्लेवर पॉलिटिशियन। हर टाइम चुनाव से पहले ये अपोजिशन की जो कोचिंग करते हैं कायदे के अनुसार, जो मेन लीडर्स इनको उठाते हैं, तो लोगों में ये चर्चा होती है कि यार ये जो अपोजिशन है ये लड़ने वाले नहीं है, ये बिकने वाले हैं। तो ये इस तरह सा एक उन्होंने एक इंप्रेशन कर दिया कि जो अपोजिशन है ये हम हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, अपोजिशन जो चिल्ला रहे हैं या तो भाषणबाजी कर रहे हैं तो हमसे खुद तो शेयर मांग रहे हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं लोगों के अंदर उन्होंने वो फैला दिए, इसका फायदा नवीन जी के पास है। देखिए किस चालाकी से वो करते हैं, वो मेन अपोजिशन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिना हिचकिचाए, ये शायद संजीव जी आपने इतने लंबे करियर से आपकी पत्रकारिता है, भारत की मतलब देश की पॉलिटिक्स आप देखते हैं, शायद ऐसा बहुत कम उदाहरण होगा या तो नहीं होगा कि मेन अपोजिशन जो है वो जो रूलिंग पार्टी से जिनके पास संख्या नहीं है वो मांग के राज्यसभा के लिए एक कैंडिडेट चुन के लेके जाता है। और नवीन पटनायक वाज मोर देन हैप्पी, वो अश्विनी वैष्णव जी को दो दो बार राज्यसभा यहीं से बीजेपी की समर्थन से वो राज्यसभा भेजते हैं। तो एक वो मैसेज देते हैं कि बीजेपी हमसे नाराज नहीं है, या जो बीजेपी के साथ हमारा कोई लड़ाई या तो हमारे खिलाफ नहीं है, जो भी बातचीत चलता है ये जो सियासी डायलॉग बाजी चलता है ये लेकिन सच में नहीं है। तो जो कर्मी कार्यकर्ता है इनको मैसेज आता है यार हम तो लड़ लेते हैं, आपस में जान देते, लेकिन हमारे बड़े नेता तो आपस में उनके साथ बैठ के चाय पीते और एमपी बन के चले जाते। सो दिस इज हाउ ही डज पॉलिटिक्स। तो इस बार लेकिन इस बार जमीन पे जबरदस्त है, नवीन के खिलाफ है, और भाजपा में इस बार अगर देखेंगे कि उनके अंदर उत्साह ज्यादा है। लेकिन संजीव जी ये नंबर कितना आएगा इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फैक्ट, क्योंकि अगर आप पंचायत चुनाव देखेंगे 2 साल पहले की पंचायत चुनाव और वही करीब उसी समय में जो हमारा जो अर्बन लोकल बॉडीज की चुनाव था, वहां बीजेपी की भयंकर हार हुई, उनकी जो परफॉर्मेंस बहुत ही पोर रही है। तो ये होता है कि अगर आप बूथ पे आप नहीं कार्यकर्ता नहीं है, एजेंट नहीं है, तो आप सत्ता में आएंगे, बड़े संख्या में आंकड़े में आएंगे। बीच में सवाल करूंगा, आप बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, आपने बहुत अहम संकेत दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे रिचेस्ट पार्टी कार्यकर्ता और एक उस मान से कहती सबसे ज्यादा सदस्य उसके पास हैं, और आप कह रहे हैं कि उड़ीसा में संगठन नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, शायद यही आप बताना चाह रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइन है। भारतीय जनता पार्टी जो ऑप्टिक्स बनाने में माहिर है, आपको पता है पॉलिटिक्स में जो ऑप्टिक्स बनाते हैं, सो मोदी जी एंड इनके कंपनीज लोग बहुत ही माहिर है किस तरह से उनकी चेहरा छवि ठीक सा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी दिखता है कि चारों तरफ कमल ही कमल है। उनकी कार्यक्रम देखिए, उनकी जो भी एक प्रोग्राम होता है वो छाए जाते हैं। लेकिन जो जमीन के लास्ट जो है इस सिस्टम में जो इंपोर्टेंट एजेंसी है वो है बूथ। अमित शाह जी ने बहुत कोशिश की है, हमारा बूथ सबसे ताकतवर मतलब सशक्त वो चल रहा था, मजबूत बूथ, ये बहुत कुछ चला है। आज के दिन उन्हीं के जो कुछ दिन पहले उनकी जो सुनील बंसल जी उनकी प्रभारी थे, उनके एक मीटिंग में उनकी कार्यकर्ता और उनके नेताओं से जबरदस्त उनकी बातचीत, बोले आप बोल रहे हैं हम सब कुछ कर देंगे, हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन बूथ आपको 50% तक नहीं हुआ है, किसी भी कार्यक्रम 50% तक नहीं हुआ। तो बूथ में अगर आप 50% भी नहीं है, संजीव जी आप कई इलेक्शन कई आपके राज्य में भी बाहर भी आपने कवर किए होंगे, तो ये बहुत मुश्किल लगता है जे आखिर बूथ में आप अपने लोगों को लाके वोट डलवाना, ये बहुत। इसलिए लास्ट टाइम आपको मैं याद दिला देता हूं, अमित शाह जी की 2019 की एक डायलॉग, उन्होंने 2 डायलॉग मारे थे। पहला है कि इस बार चुनाव में भाजपा को 120 सीटें मिलेगी उड़ीसा में आउट ऑफ 147 एक, और दूसरे बोले थे कि नवीन पटनायक सरकार जो कि एक जला हुआ ट्रांसफार्मर हो गया है, ये जला हुआ बंद ट्रांसफार्मर को उखाड़ के बे ऑफ बंगाल बंगोप सागर में या तो खाड़ी में आप डाल दीजिए। लेकिन नतीजा ये हुआ जो 120 के आसपास बीजू जनता दल चला गया, 113 जीत गया, दे वर ओनली कंटेंट विद 23 सीट्स। तो इसका कारण यह है बूथ।
तो 2019 के बाद अमित शाह जी ने बहुत कुछ वही बूथ के ऊपर दिया, लेकिन यहाँ जमीनी तौर पर हमने जितने घूमे देखे उतना उनके ग्राउंड लेवल पे उतना नहीं है भाजपा का दम। अभी आप बता रहे 23 ये अभी विधानसभा लड़ रहे हैं, पिछली बार लड़े थे? अभी लड़ रहे हैं पिछली बार पिछली बार 23 पिछली बार 23 लड़े थे, तो 23 उनको मिला था। हाँ जी, आउट ऑफ 23 मिला, 147 लड़े पूरी सीटें। ठीक, अभी हम अगर बात करें नायक जी, अभी हम बात करें तो सबसे खास जो अभी देखते हैं, पिछली बार उन्होंने 7 सीटों का उछाल किया था, 14 में 1, 19 में 8, 7 प्लस हुए थे। अभी आप क्या देख पा रहे हैं? एक चीज, और दूसरी चीज, कुछ स्टार बीजेपी के लीडरान हैं, चाहे वो जुएल ओरम हो, धर्मेंद्र प्रधान जो उनके मानव संसाधन शिक्षा मंत्री, अब शिक्षा मंत्री कहलाने लगा है वो विभाग, और संबित पात्रा जो उनके बड़े वोकल एक अपने उनके लीडर रहे हैं, उनके प्रवक्ताओं में शुमार रहे हैं। और ये भी हुआ है कि पुरी की वो सीट जहां पर कांग्रेस हट गई है, तो दोनों पे आप प्रकाश डालिएगा कि 8 थी पिछली बार, क्या आप देख पा रहे हैं एक चीज, और ये जो बड़े लीडरान हैं, चेहरे हैं, इनका क्या आप भविष्य देख पा रहे हैं? जी संजीव जी, पहले जो आपने सवाल किया था कि इस बार 2024 में तो 8 उनको 2019 में मिला था, अब इनकी स्थिति क्या हो सकती है? एकदम तो मैं कभी भी नहीं कहता हूं, ये तो ज्योतिषी जैसा हो जाता है, लेकिन दिखता है कि कठिनाई है, मुश्किल है, दिक्कत है। जी हाँ, लेकिन बहुत सारे आप देखेंगे जो एजेंसियां जो है, सर्वे एजेंसियां जो है, इनकी जो रिपोर्ट आई है, तो ये लोग कोई बोल रहा है 14, कोई बोला 15 ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है, जो मेरा मतलब अनुमान जो है, ये पिछले बार 8 था, इस बार और 2 ज्यादा जा सकते हैं, 10 तक जा सकते हैं, लेकिन 14 जाना मुश्किल है, और 10-11 इससे ज्यादा नहीं जाएगा, घट भी सकता है ऐसा, क्योंकि जो मैंने कहा कि 8 से कम भी हो सकता है, ऐसा कम भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है जी, कम भी हो सकता है। अगर जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि इनकी जो हाइपर जो कैंपेन हो रहा है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, सब कुछ जोरदार चल रहा है, लेकिन टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कॉमन मैन ऑफ द ग्राउंड, तो ये जो है ना, उड़ीसा में इनके साथ एडवांटेज बीजू जनता दल के साथ बीइंग अ रीजनल पार्टी, जो भी आता है वो कहता है कि वो हाईकमांड वाली पॉलिटिक्स चलेगा। अगर भाजपा को आप वोट दे रहे हैं, जैसे कांग्रेस में चलता था, नेता आप किसी को चुनेंगे लेकिन हाईकमांड किसी को नेता बनाएंगे, तो आपकी जो वोट है वो एक्चुअली हाईकमांड उसको लेके उसके ऊपर मुलचाल करेंगे। तो ये होता है, और ये हमेशा ये कहते हैं कि जो लोगों की, जो उड़ीसा की जो इंटरेस्ट की बात है, स्वार्थ की बात है, तो हम भी रीजनल पार्टी हम ही करेंगे, तो ये चला गया नैरेटिव्स में, लेकिन जमीनी मुद्दे पर एजेंसी नहीं है भाजपा की। तो मुझे लग रहा है ये होगा। दूसरी बात जो बोले कि जुएल ओराम फिर से आने की बहुत संभावना है, और आज की स्थिति अगर देखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जीत रहे हैं, उनकी बहुत अच्छा स्थिति है, जहां संबलपुर से वो जहां लड़ रहे हैं इस बार, करीब 15 साल के बाद शायद वो चुनाव मैदान में भुवनेश्वर में, उड़ीसा में उतर रहे हैं बड़े दिनों के बाद, तो इसलिए ही इज एक्सट्रीमली सीरियस लगता है। और संबित पात्रा स्टिल डाउटफुल, लास्ट टाइम वो जीतने वाले थे, हार गए, द रीजन बीइंग इश्यू ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो उड़ीसा में वो आई थिंक सोचे कि वही मुल्ला मौलवी वाली बात चलेगी, लेकिन उड़ीसा में नहीं चली, और पुरी के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं किए इन दैट वे। और अब पूछ सकते हैं कि अगर नहीं किए, इतने करीब कैसे चले गए थे, इतने वोट कैसे मिलता? लास्ट टाइम मोदी जी की लहर कुछ अलग था, ये आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे। इस बार वो पुलवामा ने भी बहुत काम किया था, शायद वहां भी एकदम सही बोला जी, वो लहर पिछले बार कई लोगों को जिता दिया था। आपने जो मुझे भी बोल रहे थे, इसके ऊपर मैं भी मानता हूं, 8 से वो कम भी हो सकता है, क्योंकि इस बार वो लहर नहीं है, तो ये भी हो सकता है जी। बिल्कुल। तो ये जो कांग्रेस की वो कैंडिडेट को बैठाया गया, देखिए हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इंदौर में भी हुआ, आपने देखा होगा इंदौर का, आपने वो पूरा जो एक सिलसिला हुआ था, उसके बाद पुरी हुआ, पुरी के पहले सूरत देखा, सूरत के बीच में, और उसके पहले हमने वो भी देखा कि वहां एक फॉर्म रिजेक्ट हुआ था हमारे यहाँ, ये मध्य प्रदेश में ही खजुराहो में, वो एक अलग मसला था, लेकिन जैसा सूरत में हुआ, सूरत के इंदौर में, इंदौर के पुरी में, तो ये क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाता दिखता है एक चीज, या नुकसान पहुंचाएगा? और दूसरी चीज, जो प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है, जो शैली है, जो भाषण है, हिंदू है, मुस्लिम है, तमाम जो उनकी कई बहुत जो
मैंने ये पाया है कि बीजेपी के बहुत हार्डकोर वोटर भी प्रधानमंत्री जी की शैली, प्रधानमंत्री जी के भाषणों को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो जो भाषा बोल रहे हैं। तो क्या उसको आप उड़ीसा में देखें तो क्या दिखता है? उड़ीसा में एग्जैक्टली उड़ीसा में कुछ 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा में एक बड़े मतलब दो बड़े रैली को संबोधित किए थे, एक बरहमपुर और एक कलाहांडी में। तो वहां उन्होंने बोलते बोलते बोले कि बीजेपी का एक्सपायरी डेट इज 4 जून 4 है और हम लोग 10 तक 6 तारीख को हम जो हमारी मुख्यमंत्री होगी उड़ीसा में उसका नाम हम घोषणा करेंगे और 10 तारीख को उड़ीसा की भाजपा की मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। एक ये है। और दूसरी बात जो बार बार गारंटी की बात आता है, मोदी गारंटी दे रहा है, मोदी गारंटी। तो बहुत सारे लोग हैं वो इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं क्यों भाजपा गारंटी नहीं दे रहा, ये भाजपा की गारंटी नाम से क्यों नहीं आ रहा है, हर बार मोदी जी के पास कौन जाएगा। तो मजाक में बीजू जनता दल की लोगों का कहना है अगर मोदी जी का फोन नहीं लगा तो गारंटी के बारे में कंप्लेन किससे करने जाएंगे। एक तो ये, और बीजेडी वाले कह रहे हैं तो उसी को लेकर कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी कौन होता है तय करने के लिए। तो ये कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी को आप वोट देते हैं तो वही कल्चर आएगा। वो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का नाम घोषणा की जाएगी, मुन्ना कह रहा है कि नाम घोषणा वो कौन करेंगे, जो लोग वो वोट देंगे और विधायक दल वो चयन करेंगे, जो कि बीजू जनता दल का वो है ट्रेडिशन रहा है। लेकिन वो हाईकमांड वाली पॉलिटिक्स में नाम को घोषणा की जाती है, ऐलान की जाती है। तो ये बोलते हैं कि अगर लोगों का वोट देना है जबकि वोट नहीं हुआ, मोदी जी का ये एरोगेंस कैसा है जो लोगों का वोट, लोगों का मत को वो कैसे अपने नाम पे बोलते हैं कि लोगों ने एक्सपायरी कर दिया, लोगों ने तय कर दिया, हम लोग तय करेंगे, उड़ीसा के लोग तय करेंगे। तो इस तरह की जो भाषण आता है कि जो जमीनी मुद्दे पे कुछ बात नहीं आती है, वही हम गारंटी दे रहे हैं, सब कुछ कर देंगे। तो उड़ीसा की लोगों की जो जमीनी मुद्दे हैं इसके ऊपर भाजपा बहुत कम बोल रही है। लेकिन हाँ, उनकी घोषणा पत्र है, उनकी संकल्प पत्र है, आपको पता है जैसे कि जो इंश्योरेंस जो पॉलिसी और लोन पॉलिसी में जिस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन कोई नहीं देखता, बहुत सारा लिखा रहता, लास्ट को साइन मारते हैं। तो चुनाव से 2-3 हफ्ते पहले जो घोषणा पत्र निकलता कोई पढ़ता नहीं उसके ऊपर, कंडीशन अप्लाई लिखा रहता है, बहुत छोटे से लिखा रहता है। तो यही होता है। तो इसको लेके आपने सही बोला कि उतना लोगों में आक्रोश है, इसलिए लोग भाजपा की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारी उस तरह से मुझे नहीं दिख रहा है। ये तो सही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल की तैयारी नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज, एक बहुत जो पूरा का पूरा चुनाव उड़ीसा में भी, जैसे देश में भी हम पा रहे हैं जब सभी जगह कि मोदी के चेहरे पर वोट मांगा जा रहा है। आपके यहाँ भी वही स्थिति कि मोदी का चेहरा है, उसी के नाम पर सभी लोग वोट मांग रहे हैं। फिर एक आपके यहाँ बहुत जमकर चल रहा है उड़िया अस्मिता, ये जो है बीजेपी भी उसको रेज कर रही है और कांग्रेस भी रेज कर रही है। और मुझे लगता है कि शायद एंटी इनकम्बेंसी जो रही है नवीन पटनायक जी के खिलाफ, तो कहीं उसको भी करने के लिए। और एक आपके यहाँ एक और है कि आपके यहाँ सुपर सीएम मिस्टर कार्तिकेयन जो पंडियन है, आपके आईएएस जो है पंडियन, तो क्या कुछ ये सब इन विषयों को लेकर क्या कहिएगा? क्या ये यही जो मसले हैं, आप पटनायक जी कैसे इनके जो चेहरे को, इनके जो बाकी जो सारी चीजें लगभग हिंदू मुस्लिम है, वो नहीं बात कर रहे थे कि उड़ीसा वहां भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई से वो भी 2-4 है, बहुत बड़ी तादाद में पलायन होता है, जाते हैं लोग। तो ये सब मिलाकर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी, आपने एकदम सही सवाल पूछा। जिस टॉपिक, जिस विषय ऊपर अब उड़ीसा में हर जगह में चर्चा हो रहा है, अब चाय की दुकान से लेकर मॉल तक, अब जहां जाएंगे और सरकारी दफ्तर में भी वही इसी विषय पर चर्चा हो रहा है, वो है कि ये कार्तिकेयन पांड्यन को लेकर। तो मुझे तो लगा है कि आपने सही कहा, जो ये दिस इज ए स्मार्ट ट्रैप। नवीन बाबू ने एकदम रिस्क लेके ट्रैप को ले किए ताकि इनके खिलाफ जितने सारे विफलता हैं, आप देखिए वो मुद्दा आप आज नहीं आ रहा है। भाजपा को ये मुद्दा नहीं आ रहा है कि उड़ीसा में स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थिति बहुत ही संगीन है। आउट ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट 13 जिलों में डॉक्टर हॉस्पिटल में 60% डॉक्टर नहीं है। ये मुद्दा ऊपर नहीं आ रहा है। अब उड़ीसा हाल ही में जो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट दिया है, जिसमें कि आउट ऑफ 20 बिग स्टेट्स जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उड़ीसा सबसे ज्यादा है।
ये मुद्दा नहीं आ रहा है। और इन्फ्लेशन को अगर देखेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से जो आता है, नेशनल सैंपल सर्वे से, तो उड़ीसा में इन्फ्लेशन लगातार पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा उड़ीसा में इन्फ्लेशन है, बल्कि प्राइस है सब। ये मुद्दा नहीं आ रहा है, इरिगेशन मुद्दा नहीं आ रहा है, किसानों की मुद्दा नहीं आ रहा है, सबकी मुद्दा है ऊर्जा अस्मिता। संजीव जी आप बताइए, एक साधारण आदमी, एक आम आदमी ये अस्मिता को क्या समझेगा, कैसे समझेगा? अस्मिता आ जाएगा मुझे पैसा आएगा, अस्मिता आ जाएगा मेरे बेटे को नौकरी मिलेगा, अस्मिता आ जाएगा मेरे बीबी को अस्पताल में डॉक्टर मिल जाएगी, ये क्या है? सो नवीन बाबू इस सब को हटाने के लिए ही प्रोजेक्टेड, मुझे लग रहा है कि टू के वेरी स्मार्ट रिस्क, अगर हो गया होगा नहीं भी होगा फायदा में रहेंगे। सो ही पिक्ड अप वन ऑफ हिज आईएएस ऑफिसर्स जो कि कार्तिकेयन पांड्यन, उन्हीं को उन्होंने हाल ही में उन तो रिजाइन किए और बीजू जनता दल की सब कुछ देख रहे हैं, और उनको माना जाता है डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर। और ऐसा कहा जाता है कि नवीन बाबू कुछ नहीं करते, अब कुछ पांड्यन बाबू करते हैं, और पांड्यन बाबू को उन्होंने ही अपना सक्सेसर उत्तराधिकारी चुन लिया है। तो इसको लेके सारा भाजपा कांग्रेस उनको लगता है कि अ मैन फ्रॉम तमिलनाडु वो कैसे उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, वो बीजू जनता दल में अभी तक सिर्फ एक मेंबर है, उनको कोई पोस्ट नहीं दिया गया। हाँ, ही इज एंजॉइंग द नंबर 2 पोजीशन, वो तो है, लेकिन नवीन बाबू इज स्मार्ट एनफ, तो लोगों मतलब ऑपोजिशन को भड़काने के लिए वो ऐसा एक ट्रैप बना है, वो तुरंत वो लोग बने कि उड़िया अस्मिता खतरे में है। तो अस्मिता अगर टॉपिक रहेगा, दूसरा पॉइंट में जो मुझे जो डाउट लग रहा है कि अंदर ही अंदर इनमें दो अलायंस है, भाजपा और बीजेडी, उनके अंदर वो अलायंस है, चुनाव के बाद वो फिर हाथ मिलाएंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो। नवीन बाबू इज ए मैन इनसाइड मिरर हाउस, ये सबको लगेगा उनका मिरर, उनका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। तो इसीलिए अगर अस्मिता मुद्दा लेंगे तो अस्मिता लाइक ना आत्मा, ना तो आप छू सकते हैं, ना आप उसको जला सकते हैं, ना आपको गाली दे सकते हैं, ना क्या कर सकते हैं। अस्मिता बोलने से वो स्वास्थ्य क्षेत्र पर नहीं आ रहा, अस्मिता बोलने से नरेंद्र मोदी जी को कोई गाली नहीं दे रहा, ना तो आप अस्मिता बोल रहे हैं मतलब नवीन जी को गाली दे रहे हैं। तो ये इस तरह से एक अस्मिता मुद्दा लिया गया है, जिसको इस वेरी इंटेंजिबल, एक काल्पनिक तौर पर इसको खेला जाता है, लोगों पे काल्पनिक तौर पर ऐसा एक मुद्दा रख दिया है, लोगों को लगता है शायद मेरी जमीन जायदाद सब चली जाएगी, वो उड़ीसा शायद तमिलनाडु के नाम पे कोई रजिस्ट्री कर देगा, इस तरह से बनाया जा रहा है लोगों में, जो आपके सब कुछ चला जाएगा। बट मुझे नहीं लग रहा है कि संजीव जी कि ये आखिर जो लास्ट वोटर है गांव में, या तो जो भी एकदम शहर में झोपड़ी में जो आखिरी वोटर है, मुझे नहीं लगता है कि ये अस्मिता लोग को लेकर ये ज्यादा कुछ सोच रहा है। वो वही सोच रहा है, उसके पास जो जा रहा है, उसको जो एजेंसी उसके साथ संबंध रख रहा है, मुझे लग रहा है वही लेके वोट चला जाएगा। अस्मिता, ये वोट देते समय लोग अस्मिता सोच के वोट देंगे, मुझे नहीं लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी इसमें, कांग्रेस कहां आकर खड़ी दिखती है, जो कि बदला है, परिप्रेक्ष्य बदला है। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत किया है, कांग्रेस ने बहुत मेहनत किया है, इंडिया अलायंस हो गया है। तो इन सब के बीच में आपने साफ बताया कि जो वहां कई सीट्स हैं, ट्रायंगुलर फाइट है। तो हम दोनों ही स्थितियों में देखें, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे विधानसभा हो, कुछ स्पेस दिखता है आपको कांग्रेस के लिए, या और जो इंडिया अलायंस का अगर कोई धड़ा वहां पर, आप चूंकि ग्राउंड में है, कुछ अगर कहीं कोई मैदान में हो, कुछ है संभावना है? संजीव जी, सिर्फ आप ही नहीं, हम भी परेशान है। हम भी ये सोचते हैं कि कांग्रेस को हो क्या गया है, ये कहां चले गए, लोग उनको ढूंढते हैं। इस बार लोग कांग्रेस को उड़ीसा में ढूंढ रहे, लेकिन कांग्रेस दिख नहीं रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार ज्यादा मैं एआईसीसी को ठहराता हूं, जो उनके अलाकमान वो नीचे है, जो प्रभारी है। उड़ीसा में कांग्रेस कहीं नहीं दिख रहा है, इस बार तो और ही नीचे चला गया। लास्ट टाइम वो सिंगल डिजिट पे आ गए थे, सिर्फ उनको 9 वोट मिला। कैंडिडेट तो लड़ रहे होंगे, कैंडिडेट हैं उनके, कैंडिडेट दे रहे हैं, कैंडिडेट, ऐसा नहीं कांग्रेस कैंडिडेट दे रहा है, लेकिन जिस तरह से वो कैंडिडेट दे रहा है, अब मेरा कि कैंडिडेट वो टिकट बेच दिया जा रहा है। उनकी जो पार्टी की जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, इनके खिलाफ जोर से नाराबाजी चल रहा है, लोगों में आक्रोश है, कहीं नहीं दिख रहा है। मुझे खाली एक सीट में आसार नजर आ रहा है, संभावना दिख रहा है, जो पिछले बार जो कोरापुट सीट में, इस बार शायद वो भी 3600 वोट नीचे थे। लुक, पार्लियामेंट इलेक्शन एमपी ओनली 3600, तो इस बार पूरा बॉर्डर लाइन मान सकते हैं
तो इस बार अगर उनकी लक ठीक रहा, उलाकाकी, सप्तगिरी उलाकाकी, शायद वो फिर से थ्रू हो जाएंगे, नहीं तो एक जो सीट मिला था वो भी उनके हाथ से चला जाएगा। तो कांग्रेस कहीं नहीं दिख रहा है, इनकी नैरेटिव्स भी नहीं है, उनके चुनाव में क्या स्लोगान है, वाई वोटर जो है वोट देगा कांग्रेस को, ये स्लोगान, ये आंसर उनके पास नहीं है। पिछले 5 सालों में 19 के बाद अब तक एक भी बड़े लीडर नहीं आए थे उड़ीसा। मल्लिकार्जुन खड़गे होने के बाद एक बार आए थे, और वो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल जी ने जस्ट एक बॉर्डर टच करके चले गए थे। एक बार अभी थोड़ी, मतलब राहुल एक बार है, और कोई नेशनल लीडर आते नहीं है, उड़ीसा में क्या हो रहा है कोई देखते नहीं है, उड़ीसा के लीडर्स को मुद्दा उठाते नहीं है, और इनको लगता है कि, सबको लगता है कि दे आर द सेकंड पार्टी ऑफ, कुछ लीडर्स बीजेडी के सेकंड है, कुछ लीडर्स बीजेपी के सेकंड लीडर्स है। तो यही होता है, कांग्रेस का वोट दोनों बांट के लेते हैं। तो इसकी वोट लास्ट टाइम था 13 पॉइंट समथिंग, इस बार और भी घट जाएगा। अलाइनमेंट सरप्राइज की उनके जो हुआ बंगाल में, वो अगर रिपीट ना हो जाए उड़ीसा में। ओके ओके, बहुत आप महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस को शायद ध्यान देना होगा, उसके लिए स्पेस है ऐसा आप कहीं बता रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन आपसे करूंगा, अंतिम सवाल मेरा होगा कि आपने जैसा बताया कि जो बैटल है क्लेवरली प्ले कर रहे हैं नवीन पटनायक, उनका दल, तो जो प्रधानमंत्री जी और आपने उसमें भी प्रकाश डाला है कि वो 8 से कम भी हो सकता है, बहुत मेहनत हो रही है, बहुत प्रयास हो रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक जो बड़ा गीत था, बड़ा मशहूर गीत था कि दिल के अरमा आंसू में बह गए, कुछ वैसे हालात भी क्या भारतीय जनता पार्टी या उनके लिए पैदा हो सकते हैं, संभावित दिखते हैं आपकी फाइनल? ये इनका पास सबसे बड़ा हथियार जो नवीन बाबू ने हाल ही में, मतलब उनकी जो पूरा करियर में जो एक ही उन्होंने बनाया हथियार, आई थिंक ये नेशनल लेवल पे केस स्टडी होना चाहिए। व्हाट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेसिव विन्स? इतने लंबे समय तक है, कुछ नहीं बोलते, उड़िया नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, इंग्लिश नहीं बोलेंगे, मीटिंग नहीं जाएंगे, भाषण नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, बट एक आदमी जीतता कैसे? ऐसा नहीं कि उड़ीसा के वोटर कुछ समझते नहीं है, लेकिन देते हैं, उनके लिए काम कौन करता है? तो उनकी एक ही जो हथियार है, आई थिंक आपने कहीं और नहीं देखा होगा, तो पूरा एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी को ही हैज कन्वर्टेड इनटू अ कैडर ऑफ बीजू जनता दल। आप ये बोल सकते कैसे आप बोल रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू आंगनबाड़ी कर्मी, तो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। पूरा एंटायर एजेंसी नेटवर्क, एक बीजू जनता दल सामने लड़ रहा है और पीछे एक एजेंसी लड़ रहा है, पूरा एंटायर उनकी सरकारें सब लड़ते हैं, पुलिस से लेके, थाना बाबू से लेके, आंगनबाड़ी, आशा दीदी सब लड़ते हैं। तो ये जो काम किया, बजट आप देखेंगे, पेंशन, सैलरी और कुछ रिपेयर मेंटेनेंस, इस सब को छोड़ के बाकी सारा पैसा वही उनकी मैनिफेस्टो के हिसाब से खर्चा होता है, ताकि वो एजेंसी जो सरकारी एजेंसी बनाए वो उनके लिए काम करता है। अब मानिए कि लास्ट एंड तक जो आदमी कहीं से दवा लेता है, कहीं से वो अपना जो है स्टाइपेंड लेता, भत्ता लेता, जो भी है, एक वार्धक भत्ता जो भी लेता, वो एक लास्ट आदमी जो गवर्नमेंट का जो भी चावल है, राशन है, लेता, किसके हाथ से लेता? वो लेता एक सरकारी एजेंट के हाथ से। Yes. तो ये चालाकी से उसको बना दिया है। तो इसीलिए he has also chosen his successor from bureaucracy from government, ताकि पूरा एजेंसी जो है, अगर ब्यूरोक्रेसी से कोई आएगा तो एंटायर ब्यूरोक्रेसी उसको मानेगा। अगर एक पॉलिटिशियन आ जाएगा, ब्यूरोक्रेसी will not honor him, will not honor his word। तो इस तरह से जो एक बना दिया है, बीजेपी should play to that kind of angle। पूरा का पूरा जो दृश्य है उस पे आपने रोशनी डाली कि वहां क्या कुछ स्थितियां बनी हैं, क्या कुछ हालात हैं, और वो हालात कहीं ना कहीं जो निकल कर यही आता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बहुत मेहनत कर रहा है उनका दल, लेकिन अंत में हालात वो दिल के अरमा आंसू में बहने वाले भी पैदा हो सकते हैं या बन रहे हैं। और ये भी आपने बहुत ऐसी एक विशेष बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि कैसे सत्ता चाहे तो जो उनका मैनिफेस्टो है उसको कैसे लागू कर सकते हैं, इसका बहुत बेहतर उदाहरण नवीन पटनायक है, और उनकी यही यूएसपी बार बार उन्हें सत्ता तक पहुंचाती है, सत्ता तक लेकर आकर खड़ा करती है, और इसी वजह से वो लोकसभा में भी चुनाव दर चुनाव जीत दर्ज करते हैं। तो ये थी हमारी खास चर्चा उड़ीसा को लेकर, जिस पर रोशनी डाली सत्यनायक साहब ने, हम उनके आभारी हैं। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद,
नमस्कार।